हेलो गाइस, जय भारत। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी वेट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, तो वेट परसेंटेज हमने देखा था वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन में वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, खुद का मास अपॉन में टोटल मास इनटू 100, ये हमने पढ़ा। हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था मोल परसेंटेज, खुद के मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स इनटू 100, ये हो जाएगा मोल परसेंटेज। और हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये हमने देखा, नंबर ऑफ एटम्स, मिनिमम मोलिकुलर मास, ये हमने क्वेश्चंस देखे थे। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, आई होप कि वो सबसे बन गया होगा, और जिनसे नहीं बना उनके लिए मैं सोल्व कर देता हूं। यहां पर देखो, कैलकुलेट परसेंटेज वाटर क्रिस्टलाइजेशन इन CuSO4.5H2O। CuSO4.5H2O को हम ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं, ध्यान देना। इसका टोटल मास जो होता है ना, वो हो जाता है 249.5। अब 249.5 आया कैसे, तो देखो कॉपर है, कॉपर का मोलर मास होता है 63.5 प्लस सल्फेट हमने पहले से पढ़ा हुआ 96 होता है, प्लस वाटर का एक होता है 18, तो 5 इंटू 18 करना पड़ेगा, 5 इंटू 18। ये टोटल मोलर मास आ जाएगा कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का, ये हो जाता है 249.5 हो जाएगा। ये टोटल वेट आ गया। तो परसेंटेज बता दो, परसेंटेज वाटर कितना है, देखेंगे सर वाटर का परसेंटेज देखना है तो वाटर का वेट अपन में टोटल वेट लेना पड़ेगा। वाटर के कितने मोल्स हैं, यहाँ पर 5 मोल्स है, 5 मोल्स इंटू वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, तो 5 इंटू 18 अपॉन में टोटल मोलर मास कंपाउंड का 249.5 इंटू 100। यही किया सभी बच्चों ने। ठीक है, यहां से आपका आंसर आ गया था 36 पॉइंट समथिंग कुछ आया था, तो मैंने लगभग 36 के आसपास आंसर आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दिया था। तो परसेंटेज वाटर क्रिस्टलाइजेशन आ जाएगा लगभग 36% हो जाएगा ये। चलो लिखेंगे सभी बच्चे, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाया था, क्लास में करवाया था, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन CO2 गैस विच ऑक्यूपाइज 112 मिलीमीटर क्यूब एट STP। थोड़ा सा वहां पर हमने जब कन्वर्जन किया, वहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, थोड़ा समझेंगे। हमने क्या किया, हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ था 112 मिलीमीटर क्यूब, और ये हमें बताया टिया ने कि सर हमने कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक किया है, तो थैंक यू टिया। बाकी बच्चे सभी ध्यान से समझेंगे। विच ऑक्यूपाइज 112 मिलीमीटर क्यूब एट STP, वॉल्यूम हमें 112 मिलीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ध्यान देना, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब, पढ़ा था ये हमने। और एक और बात की थी हमने, 1 ml इज टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमने देखा था। ठीक है ना। अभी ध्यान दो, पहले मैं इसे मीटर में बदल देता हूं, तो 112 इंटू मैंने यहां लिख दिया था 10⁻³ ये जो 10⁻³ ये गलत है। कैसे, मिलीमीटर क्यूब है ना, 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर, यही होता है। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। तो देखो 1 मिलीमीटर क्यूब हो गया ना, तो ये 10⁻³ का भी तो क्यूब होगा, ये हो जाएगा मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर क्यूब। 1 मिलीमीटर क्यूब बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर क्यूब। मैंने वहां -3 ले दिया था जो कि गलत है, सभी बच्चे करेक्ट कर देंगे इसे। ये कितना आ जाएगा, -9 मीटर क्यूब हो जाएगा सभी से। ये -9 मीटर क्यूब है, तो देखो 112 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब को मैं 1 लीटर बोल सकता हूं, तो यहां पर मैंने -6 लीटर ये चीज में लिख सकता हूं। देखो 10⁻⁹ को मैंने 10⁻6 इंटू 10⁻³ लिखा, 10⁻³ मीटर क्यूब को मैंने लिख दिया 1 लीटर, तो यहां रह जाएगा 10⁻6 लीटर। ये हो गया तुम्हारे पास टोटल वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम पता है, वो बोल रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अच्छा, ऑक्सीजन एटम्स हमें फाइंड आउट करने हैं। वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4, तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे, मोल्स इंटू Na तो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स इंटू एटोमिसिटी, तो हमारे पास एटम्स आ जाएंगे, यही करेंगे।
वॉल्यूम हमारे पास है, तो मोल्स बता दो। मोल्स हो जाएगा सर 11112 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 22.4, ये आ जाएगा मोल्स। तो मोल्स आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से 5 टाइम्स, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये तुम्हारे पास मोल्स आ गए। ये मोल्स आ गए हमारे पास। तो मोल्स इनटू, ध्यान देंगे मोलिक्यूल्स निकालना है। एटम से लिख दूं मैं सीधा, एटम से निकाल देते ना सीधा, एटम से लिख देते हैं। ध्यान दो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये हमारे पास मोल्स थे। मोल्स इंटू एटोमिसिटी, मोल्स इंटू Na, तो हमारे पास आ जाएंगे मोलिक्यूल्स। मोलिक्यूल्स इंटू एटोमिसिटी, CO2 में ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी होती है 2, तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 Na। तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 10 की पावर माइनस 5 इंटू Na हो जाएगा ये सभी से। कोई और सोल्व करना चाहता है तो और सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। Na की वैल्यू होती है 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 10 की पावर 18 एटम्स। ये पूरा सोल्व कर देंगे। तो हमसे जो मिस्टेक हुई थी वो केवल इतनी सी हुई थी कि हमने यहां 112 मिलीमीटर क्यूब को 10 की पावर माइनस 9 से नहीं 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया था, मतलब 10 की पावर माइनस 6 हर जगह मैंने मल्टीप्लाई करना भूल गया, तो वो हर जगह मल्टीप्लाई हो रहा है। आ रही बात समझ में? आप सबका आंसर 10 Na आ रहा था, तो 10 Na इंटू 10 की पावर माइनस 6 करेंगे तो 10 की पावर माइनस 5 Na आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये सभी बच्चे करेक्ट करेंगे और दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे एक कॉन्सेप्ट है, अच्छा वो क्वेश्चन लिखना बाकी रह गया तो मैं बता देता हूं आपको। ठीक, बच्चे वीडियो पॉज करके जल्दी से सॉल्यूशन लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। तो जनरली डेंसिटी तो आप सब बच्चे जानते होंगे, आपने बचपन में पढ़ा होगा। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक, तो ध्यान दो, डेंसिटी जनरली दो टाइप की हम बात करते हैं। तो आप जब मास बाय वॉल्यूम जानते हो वो होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी। ध्यान देना, लिख देते हैं। पहला है एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है? ये ध्यान देना, एब्सोल्यूट डेंसिटी जो आप जानते हैं मास बाय वॉल्यूम वही होती है। एब्सोल्यूट डेंसिटी बराबर, अगर मैं इसे कैपिटल डी से डिनोट कर देता हूं तो ये हो जाता है मास बाय वॉल्यूम। मतलब किसी भी सब्सटेंस का मास डिवाइड बाय उसका वॉल्यूम, वही उसकी डेंसिटी हो जाती है, और वो डेंसिटी होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी। एक और वर्ड हम आज पढ़ने वाले हैं रिलेटिव डेंसिटी। ये तो सिंपल था, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं। अब रिलेटिव डेंसिटी में पहला हम पढ़ेंगे फॉर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी में, पहला पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। क्या होता है समझना, सॉलिड और लिक्विड की जो रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव वर्ड से समझ में आ रहा है, रिलेटिव किसी के रिलेटेड में हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सॉलिड और लिक्विड की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो कैलकुलेट की जाती है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। आ रही बात समझ में? तो ध्यान देना, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला जनरली होता है RD बराबर में लिख देता हूं d2/d1। ठीक है, मतलब d2 की डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू d1, यही बोलेंगे। समझ में आता है? जिसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है वो डिवाइड में आता है। तो रिलेटिव डेंसिटी होती है d2/d1, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी बराबर d2/d1। अभी ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। जनरली
जनरली फॉर सॉलिड एंड लिक्विड RD is calculated with respect to, generally for solid and liquid RD relative density is calculated with respect to water. ठीक है ना, कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, तो हमें पता होना चाहिए, हमें खुद से लेना पड़ेगा कि क्या उसने एज्यूम किया होगा वाटर. ठीक है ना, तो जब तक कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ क्वेश्चन में, हम बात करेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, वो विद रेस्पेक्ट टू वाटर. और ये बात हो रही है सॉलिड और लिक्विड की, गैस की बात नहीं हो रही, गैस के लिए डिफरेंट चीज पढ़ेंगे. फॉर सॉलिड एंड लिक्विड रिलेटिव डेंसिटी इज कैलकुलेटेड विद रेस्पेक्ट टू वाटर. और ध्यान देना, वाटर की डेंसिटी DW ये होती है 1 ग्राम पर सीसी. वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सीसी को मैं बोल देता हूं, चलो इसे लिख ही देता हूं, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे. सेंटीमीटर क्यूब मैंने पहले ही बताया हुआ था, वैसे सेंटीमीटर क्यूब को अपन सीसी भी लिख सकते हैं, है ना. तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये कैलकुलेट की जाती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे. 4 डिग्री टेम्परेचर पे हम कैलकुलेट करते हैं वाटर की डेंसिटी, वो होती है 1 ग्राम पर सीसी. और जो भी सॉलिड और लिक्विड है उनकी रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैलकुलेट की जाती है. तो यहां से समझ में आ रहा है, ध्यान दो, अगर मैं यहाँ D1 की वैल्यू 1 रख देता हूं, D1 मैंने वाटर लिया हुआ है, तो D1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड किसके बराबर हो जाएगी, उनकी खुद की डेंसिटी के. तो यहां पर ध्यान देना, सो RD बराबर हो जाएगा D2 बाई DW. DW मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर अभी हमने देखा 1 है, तो ये हो जाएगा सीधा D2 के बराबर. D2 डिवाइड बाई 1 मतलब D2 हो जाएगा ये. और ध्यान देना, इस डेंसिटी को, रिलेटिव डेंसिटी को एक नया वर्ड एक और बोलते हैं, वो वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, लिख देते हैं उसे भी. इसे बोला जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो कहीं पर भी आपको ये वर्ड समझ में दिया हुआ है, कहीं पर भी स्पेसिफिक ग्रेविटी करके 2.4, 3.4, 1.2 ऐसे दिया हुआ है, आपको समझ में आना चाहिए कि वो उसने रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब डेंसिटी ही दे रखी है उसकी एक तरीके से. आ रही बात समझ में, लिखो इसे जल्दी से. तो डेंसिटी को कभी कभी वो स्पेसिफिक ग्रेविटी करके भी यूज करता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है किसी भी सॉलिड या लिक्विड की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो उसकी खुद की डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी वो बराबर ही है. लिखो जल्दी से, ये हो जाएगा सभी से, समझ में आया. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाती है उसकी डेंसिटी के बराबर विद रिस्पेक्ट टू वाटर. बात करते हैं आगे, सेकंड पॉइंट है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस, और इसे लगा देना 3 स्टार. अभी हमने बात की कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, और वो कैलकुलेट की जाती है विद रिस्पेक्ट टू वाटर. बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस. तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस, या फिर इसे एक और वर्ड बोला जाता है वेपर डेंसिटी, और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी केमिस्ट्री में नाम चलता रहेगा, वेपर डेंसिटी, इसलिए मैंने 3 स्टार भी लगा दिया इसे. वेपर डेंसिटी को मैं शॉर्ट में बोल दूंगा VD, कैपिटल V कैपिटल D, VD वेपर डेंसिटी हो जाएगा. समझना क्या होता है, ध्यान देना, वेपर डेंसिटी बराबर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ 2 अपन में डेंसिटी ऑफ 1, मतलब जिस गैस की डेंसिटी निकालनी है वो तो ऊपर रहेगा, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी है वो डिवाइड में रहेगा. ये कैलकुलेट की जाती है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे. कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे वेपर डेंसिटी फाइंड आउट की जाती है. ध्यान देना, हम जानते हैं PM इजिकल्स टू DRT, प्राइम मिनिस्टर धरती से जुड़े हुए हैं, पता है ये फॉर्मूला पढ़ा हमने, ठीक है ना. अभी जान दो, यहां पर मैं बात कर रहा हूं सर डेंसिटी, तो ये जब डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है.
आर भी कांस्टेंट है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, पढ़ा हमने ये। आर भी कांस्टेंट है, पी और टी भी कांस्टेंट है, तो यहां से मैं डायरेक्टली बोल दूं कि एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी हो जाएगा, ये कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। और इसको मैं लिख सकता हूं m2 बाई m1 इजिकल्स टू d2 बाई d1, ये चीज मैं लिख सकता हूं। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो m2 बाई m1 बराबर d2 बाई d1 में लिख सकता हूं, यही चीज मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। देखना, सो वेपर डेंसिटी बराबर हो जाएगा m2 बाई m1, और m2 m1 क्या होते हैं यहां पर सर, ये होते हैं मोलर मास, इसे लगा दो 3 स्टार। m2 m1 होता है, हमने पढ़ा था ये, p प्रेशर, m मोलर मास होता है, d डेंसिटी, r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, t टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये ध्यान दो, m1 m2 r मोलर मास, मोलर मास ऑफ गैस, दोनों गैसेस के मोलर मास है। लिखो इसे जल्दी से, आगे देखते हैं। अब आगे ध्यान देना, स्टार पॉइंट डाल के एक लाइन और लिखेंगे। जैसा हमने बात की थी स्पेसिफिक ग्रेविटी या जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कैलकुलेट की जाती है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसे ही हम बात करते हैं जो वेपर डेंसिटी होती है वो कैलकुलेट की जाती है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो वेपर डेंसिटी इज जनरली कैलकुलेटेड with respect to hydrogen। ध्यान देना, वेपर डेंसिटी जनरली कैलकुलेट की जाती है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो हमें अगर यहां से बात करता हूं वेपर डेंसिटी बराबर d2 बाई d1, तो d1 को मैंने ले लिया dH, हाइड्रोजन। आ रही बात समझ में? हाइड्रोजन की, अच्छा डेंसिटी सॉरी मोलर मास की मैं बात करता हूं, इसको हटाओ। ध्यान दो, अभी हमने एक फॉर्मूला देखा, वेपर डेंसिटी बराबर होता है m2 बाई m1, तो मैं यहां लिख रहा हूं वेपर डेंसिटी बराबर m2 बाई m ऑफ H2। आ रही बात समझ में? हाइड्रोजन का मोलर मास हमें पता है अच्छे से कितना होता है सर, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 का 2, तो ये हो जाएगा m2 बाई 2 हो जाएगा ये। तो यहां से एक फॉर्मूला और जो डेराइव हुआ है वो है वेपर डेंसिटी बराबर मोलर मास डिवाइड बाई 2, यही है। m है मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाई 2। मान लो मुझे बोला जाए CO2 का वेपर डेंसिटी बताओ, CO2 का मोलर मास बताओ, 44 डिवाइड बाई 2 तो 22। CO2 की वेपर डेंसिटी हो जाएगी 22। तुमसे बोला जाए ऑक्सीजन की वेपर डेंसिटी बताओ, क्या उसने मेंशन किया कि इसके रेस्पेक्ट में? नहीं किया ना। तो सिंपल अगर बोले कि ऑक्सीजन की वेपर डेंसिटी बताओ, ऑक्सीजन का मोलर मास अपॉन में 2, ऑक्सीजन का मोलर मास 22 डिवाइड बाय 2 मतलब 16 हो जाएगा। तो वेपर डेंसिटी होता है जिस गैस की वेपर डेंसिटी फाइंड आउट करनी है उसका मोलर मास अपॉन में 2, और 2 कहां से आया? ये मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन से आया, हो जाएगा ये। लिखो इसे जल्दी से। अच्छा, कभी कुछ ऐसा आ जाए कि गैसेस मिक्सचर दे दे, उसकी वेपर डेंसिटी पूछे, तो वहां हमें मोलर मास नहीं, हमें लेना पड़ेगा एवरेज मोलर मास। तो ये भी लिख देंगे, अगर गैसेस मिक्सचर दिया हुआ है तो एवरेज मोलर मास अपॉन में 2 लिख देंगे, ये हो जाएगा उस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी। तो फॉर्मूला केवल 2 ही इंपॉर्टेंट है, वेपर डेंसिटी बराबर m2 बाई m1, और m1 जनरली हम लेके चलते हैं, हाइड्रोजन तो 2 हो जाएगा, तो वेपर डेंसिटी बराबर मोलर मास अपॉन में 2 या एवरेज मोलर मास अपॉन में 2। लिखो जल्दी से। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे अपन, हो जाएगा सभी से। लिखेंगे वेपर डेंसिटी बराबर मोलर मास अपॉन में 2। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। अब तुम्हें नॉर्मल बोल दिया कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2, तो सिंपल, अगर हमें यहाँ आंसर पूछ रहा है वेपर डेंसिटी का, तो वेपर डेंसिटी बराबर हो जाएगा मोलर मास ऑफ SO2, तो मैं लिख दूंगा मोलर मास ऑफ SO2 अपॉन में 2। मुझे बता दो मोलर मास ऑफ SO2 कितना आता है सर? सल्फर 32, ऑक्सीजन भी 32, टोटल हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 32। क्या उसने मेंशन किया था क्या
कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बताओ या किसी CH4 के रेस्पेक्ट में, मेंशन तो नहीं किया। जब तक मेंशन नहीं करेगा हम क्या लेके चलेंगे, हाइड्रोजन, क्योंकि जनरली उसी के रेस्पेक्ट में बात की जाती है। अब कभी भी तुम्हें बोल दे स्पेशली कि कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विद रेस्पेक्ट टू CH4, उसने मेंशन कर दिया किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा वो, CH4 के रेस्पेक्ट में। अरे बात समझ में। तो यहां अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं लिखूंगा वेपर डेंसिटी बराबर, ये सॉल्यूशन है हमारा, तो सॉल्यूशन देखेंगे वेपर डेंसिटी बराबर हो जाएगा M2/M1 हो जाएगा। ये M2 हमारे पास है SO2 64 होता है ये, डिवाइड बाय M1, M1 है हमारे पास CH4, CH4 का मोलर मास हो जाता है 12 4 16, 12 और 4 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4। आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विद रेस्पेक्ट टू CH4 होता है 4। और नॉर्मल अगर वेपर डेंसिटी की बात की जाए तो वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखते हैं और वो आ जाती है 32। समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी अपन इसमें देखते हैं। चलो आगे देखेंगे। आगे तुम्हें दिया हुआ है कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ अ सैंपल कंटेनिंग 5 मोल्स ऑफ O2 एंड 5 मोल्स ऑफ N2 विद रिस्पेक्ट टू हीलियम गैस। अब उसने विद रिस्पेक्ट टू बोल दिया हीलियम गैस, तो कोई नहीं, हीलियम को डिवाइड में ले लेंगे, जिसके भी रेस्पेक्ट में बात की जाएगी उसका मोलर मास डिवाइड में ले लेंगे। समझ में आ रहा है ना ये। आगे देखते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले तो मुझे दोनों के मोलर मास दिए हुए हैं, तो मोलर जो समझो 5 मोल्स O2 5 मोल्स N2, तो इन दोनों का जब मिक्सचर बनेगा तो उस मिक्सचर का मुझे पहले एवरेज मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा। बताओ एवरेज मोलर मास, बताओ एवरेज मोलर मास हो जाएगा उसके मोल्स इनटू मोलर मास प्लस मोल्स इनटू मोलर मास अपॉन में टोटल मास। ऐसे देखते हैं, टोटल मास अपॉन में टोटल मोल्स, तो यहां लिख देता हूं मैं टोटल मास अपॉन में टोटल मोल्स। यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने पहले, याद होना चाहिए सभी बच्चों को। हमने एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा था और एवरेज मोलिकुलर मास पढ़ा था। एवरेज मोलिकुलर मास का फॉर्मूला मैं यहां यूज कर रहा हूं। देखो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा सर 5 मोल्स इनटू उसका मोलर मास 32 प्लस नाइट्रोजन की बात करते हैं 5 मोल्स इनटू उसका मोलर मास 28, एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो दो का 28 डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स हो जाएंगे 5 प्लस 5 हो जाएगा ये। ध्यान दो 5 में बाहर ले दे रहा हूं तो 5 बाहर आ जाएगा, 32 प्लस 28 डिवाइड बाय, नीचे से भी 5 बाहर आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1, 5 से 5 कैंसिल आउट, ऊपर हो जाएगा तुम्हारे पास 28 प्लस ये 60 डिवाइड बाई 2 30, तो तुम्हारे पास एवरेज मोलिकुलर मास आ गया जो N2 और O2 का मिक्सचर बन रहा था उसका मास आ गया तुम्हारे पास 30। अब बताओ वेपर डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हीलियम पूछ रहा है, ये आ गया एवरेज मोलिकुलर मास, तो मैं यहां बोल दूंगा वेपर डेंसिटी बराबर एवरेज मोलिकुलर मास अपॉन में मोलिकुलर मास ऑफ 1, और वो 1 हमने लिया हुआ यहां पर हीलियम, हाइड्रोजन तो नहीं लिया ना, उसने मेंशन किया है कि हीलियम के रेस्पेक्ट में बताओ, तो हम देख लेंगे 30 डिवाइड बाय हीलियम का मोलर मास होता है 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 728, देख लेना 520, ये हो जाएगा आंसर तुम्हारे पास। लिखो इसे जल्दी से। उसने हमें मोल्स दिए थे, मोल्स इनटू मोलर मास, मोल्स इनटू मोलर मास अपॉन में टोटल मोल्स करके हमने एवरेज मोलिकुलर मास निकाल दिया या एवरेज मोलर मास निकाल दिया 30, ये 30 आ गया एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर, तो डिवाइड बाय मैंने कर दिया हीलियम का मोलर मास 4, तुम्हारे पास आ जाएगा 7.5। ये तुम्हारी वेपर डेंसिटी है इस मिक्सचर की विद रिस्पेक्ट टू हीलियम। अगर ये विद रिस्पेक्ट टू हीलियम नहीं बोलता ना तो मैं डिवाइड बाय 30 डिवाइड बाय सीधा कर देता 2, आ जाता आंसर 15। चलो आगे देखते हैं। आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 16 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर एट एचटीपी, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। क्या उसने मेंशन किया किसके रेस्पेक्ट में? नहीं, तो हम मान के चलेंगे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। अब उसने मास दे दिया और वॉल्यूम दे दिया। अच्छा, मास दिया है वॉल्यूम दे दिया, सर मोल्स नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम है ना एचटीपी पे, डिवाइड बाई 22.4 मोल्स आ जाएंगे। मास दिया हुआ है, मोल्स पता है,
मोलर मास तो आ ही जाएगा, मोलर मास आ गया तो डिवाइड बाय 2 करना, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो ट्राई करते हैं एक बार। सर ये तो हमें करने दो, ऐसा है क्या? ये तुम करना, चलो ठीक है, ये वाला तुम ट्राई करना। क्या करना है? सर वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 करेंगे तो मोल्स आ जाएंगे। मास दिया हुआ है, मोल्स पता है, तो मोलर मास तुमसे कैलकुलेट हो जाएगा, मोलर मास अपन में 2 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ट्राई करना है, चलो ये वाला मैं नहीं बता रहा हूं। एक क्वेश्चन मैं समझाता हूं, अच्छा क्वेश्चन है। द वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग NO2 एंड N2O4 इज 27.6। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 इन द मिक्सचर। अब ध्यान दो, ये वर्ड जो है मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं है, बहुत इजी है। हमने मोल परसेंटेज पढ़ा था। मोल परसेंटेज क्या होता है? खुद के मोल्स अपन में टोटल मोल्स, ठीक है ना। तो परसेंटेज निकाला जाता है 100 से, और मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है 1 में से। क्या बोल रहे हैं? अगर कहीं लिखना चाहो तो लिख सकते हो। परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है 100 में से, और फ्रैक्शन की बात की जाए, फ्रैक्शन निकाला जाता है 1 में से। हो जाएगा? तो ध्यान दो, यहां मोल फ्रैक्शन जो है ना वो पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो हम जब टोटल मोल्स मानेंगे तो टोटल मोल्स 100 नहीं मान के चलेंगे, टोटल मोल्स हम 1 मान के चलेंगे, तो हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। करते हैं, कैसा क्वेश्चन है? इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं। वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग NO2 एंड N2O4 इज 27.6। मुझे बताओ, तुम्हें मिक्सचर का वेपर डेंसिटी दे दिया, इनडायरेक्टली क्या दे दिया? एवरेज मोलिकुलर मास या एवरेज मोलर मास दे दिया उसने, तो वही निकाल देता हूं मैं। यहां ध्यान देना, एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर, ये हमारे पास आ गया 27। चलो 27 बाद में देखते हैं, पहले वेपर डेंसिटी इंटू 2 लिख देता हूं मैं। वेपर डेंसिटी इंटू 2 पढ़ा हमने। वेपर डेंसिटी होता है एवरेज मोलर मास अपन में 2, तो मैंने 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया वेपर डेंसिटी के साथ, तो मोलर मास हो जाता है वेपर डेंसिटी इंटू 2। वेपर डेंसिटी उसने दिया हुआ है 27.6 इंटू 2, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 6×12। ये कैलकुलेशन मेरे से करवा दो तुम सब। 6×12, 7×2 = 14, 15, 2×2 = 4, 1×5, 55.2 हो जाएगा। ठीक, दो ये तुम्हारे पास मोलिकुलर मास आ गया किसका? जो NO2 और N2O4 का मिक्सचर बन रहा था। अब जो मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है ना, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी हो जाएगा। अब तो ध्यान दो, ध्यान दो, हमने मान लिया कि टोटल मोल्स 1। जो पहले हमने क्वेश्चन जो किए थे ना, उनमें टोटल मोल्स 100 माने थे। क्यों? क्योंकि 100 वो परसेंटेज पूछ रहा था। अभी उसने फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन पूछा है, इसलिए मैंने मोल्स कितने मान लिए? 1 मान लिए। समझ में आ रही बात? ठीक है, अगर वो परसेंटेज पूछता ना तो मैं वापस यहाँ 100 मान लेता। तो मोल टोटल मैंने मान लिए 1 में से मुझे बताओ एक्स, तो मैंने मान लिया किसका? जिसका पूछा, N2O4 पूछा ना, तो एक्स मोल हो जाएगा तुम्हारे पास N2O4, तो 1 - x तुम्हारे पास हो जाएगा NO2। ये देखेंगे सर, टोटल मोल्स 1 है, 1 में से मैंने मान लिया N2O4 x मोल है, तो 1 - x हो जाएगा तुम्हारे पास NO2। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब बताओ, बहुत इजी, देखेंगे एवरेज मोलिकुलर मास होता है, एवरेज मोलिकुलर मास होता है टोटल मास अपन में टोटल मोल्स, टोटल मास अपन में टोटल मोल्स। देखेंगे, ध्यान देना, एवरेज मोलिकुलर मास हमने दिखा था 55.2 इजिकल्स टू टोटल मास। कैसे देखेंगे? टोटल मास देखेंगे मोल्स इनटू मोलर मास प्लस मोल्स इनटू मोलर मास, यही देखेंगे। मोल्स कितने हैं? x इनटू इसका मोलर मास बताओ N2O4 का। तो सर नाइट्रोजन का होता है 20, N2 होता है 28, ऑक्सीजन 64। ऐसे देखेंगे, एक नाइट्रोजन का 14, 2 का 28, एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 का 64, 8 4 12, 6 3 9, 92। तो ये हो जाएगा x इंटू 92 प्लस 1 - x इंटू, ये हो जाएगा तुम्हारा 14 + 32, 14 + 32 46। यार यही दिक्कत है, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। 14 + 32 46। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास
मोल्स इंटू मोलर मास प्लस मोल्स इंटू मोलर मास अपॉन में टोटल मोल्स हमने 1 माने हुए थे, तो यहां से कैलकुलेट हो जाएगा ये, ध्यान देना 55.2 इज इक्वल्स टू 92x प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 46, यहां से कैलकुलेट कर देना, x की जो वैल्यू आएगी वही आंसर है। अरे बात समझ में, x की जो वैल्यू आएगी वही आंसर है, क्योंकि हमने x किसके रेस्पेक्ट में माना था, 1 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। कोई तुमसे मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे मोल फ्रैक्शन आ जाएगा तुम्हारे पास, जो भी आंसर आएगा शायद 0.2 के आसपास आता है, मान लो मोल फ्रैक्शन आ गया 0.2, कोई तुमसे बोले परसेंटेज बताओ, तो मोल हमने 1 माने थे ना, तो 100 मान लेते, तो यहाँ 0.2 ना आके क्या आ जाता, सीधा आंसर 20 आ जाता। तो ध्यान दो, मोल फ्रैक्शन पता है, कोई परसेंटेज पूछे मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, तुम्हारे पास परसेंटेज आ जाएगा। समझ में आ गया ये? तो हमारा क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं, क्या किया हमने, कुछ नहीं सर, हमें NO2 और N2O4 का मिक्सचर दे दिया था, वेपर डेंसिटी दे दी थी, वेपर डेंसिटी दे दी मतलब उसने मिक्सचर का एवरेज मोलर मास दे दिया। एवरेज मोलर मास हमें पता है, परसेंटेज निकालना है। सर ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी ट्राई किया हुआ है, वही है। और यहाँ मोल फ्रैक्शन पूछा था, इसलिए मैंने टोटल मोल्स 100 ना मान के 1 मान लिए। 1 मोल में से x मोल N2O4 के हो गए, तो 1 माइनस x NO2 के हो गए। टोटल मास अपॉन में टोटल मोल्स करके सोल्व किया, सर आंसर आ गया। हो जाएगा ये, सोल्व करना एक बार। आगे एक अच्छा क्वेश्चन और देखते हैं। A gaseous mixture of H2 and CO2 gases contains 66 mass % of CO2. Find vapor density of mixture. ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इजी है, बहुत अच्छा तरीका से समझेंगे अपन। देखते हैं। A gaseous mixture of H2 and CO2 gases contains 66 mass % of CO2. Find vapor density of the mixture. मुझे वेपर डेंसिटी निकालनी है। अरे बात समझ में, वेपर डेंसिटी निकालने से पहले मुझे इनका एवरेज मोलर मास चाहिए। एवरेज मोलर मास आ गया तो डिवाइड बाय 2 करूंगा, सीधा मेरे पास वेपर डेंसिटी आ जाएगी। लेकिन वो एवरेज मोलर मास निकालना ही तो भारी चीज है। और एवरेज मोलर मास कैसे निकालते हैं, मोल्स इनटू मोलर मास प्लस मोल्स इनटू मोलर मास अपॉन में टोटल मोल्स, ऐसे ही करते हैं हम। तो देखो, टोटल मास अपॉन में टोटल मोल्स, यही करते हैं ना, टोटल मास अपॉन में टोटल मोल्स, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ध्यान दो, हमें मास परसेंटेज दे दिया CO2 का, सर 66 मास परसेंटेज। अगर टोटल मास 100 मान लो, समझो, लेट टोटल मास, तो ये जो अप्रोच अपन ले रहे हैं ना, ये अप्रोच बहुत से क्वेश्चंस में आगे भी यूज होने वाली है। जस्ट आप पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। लेट टोटल मास इज इक्वल्स टू 100 ग्राम। दो, मैंने टोटल मास ले लिया 100, तो मुझे बताओ ये 66% है CO2, टोटल मास में से 66% तुम्हारा CO2 है, तो मुझे बता दो वेट ऑफ CO2 कितना आ गया। सर वेट ऑफ CO2 हो जाएगा 66 ग्राम। कोई दिक्कत है क्या? सर 100 का 66%, 100 का 66% होता है 66, हो जाएगा ये, ठीक। अगर 66 ग्राम तुम्हारे पास CO2 है, तो मुझे बता दो वेट ऑफ, कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन, तो वेट ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी तुम्हारे पास 100 माइनस 66, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 49334। अब कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होने देंगे, ध्यान देते हैं। वेट ऑफ CO2 66 ग्राम, तो वेट ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 100 माइनस 66, हो जाएगा 34 ग्राम। अब हमारे पास तो मास आ गया, तो टोटल मास तो 100 हो गया। टोटल मास कैसे देखेंगे, मास डिवाइड बाय मोलर मास, मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब तो सोल्व हो जाएगा। देखो, एवरेज मोलर मास होता है टोटल मास डिवाइड बाय टोटल मोल्स, यही होता है। तो ध्यान दो, एवरेज मोलर मास तो हमें फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू तो हमें निकालनी है। टोटल मास हो जाएगा सर, टोटल मास 66 प्लस 34, मतलब सर वो तो 100 ही हमने माना हुआ था, 100 ही है। लेकिन टोटल मोल्स, मोल्स कैसे देखते हैं सर, मोल्स ऑफ CO2 निकालना है तो उसका मास अपॉन में CO2 का मोलर मास, प्लस अगर हमें हाइड्रोजन का मोलर मास, हाइड्रोजन का मोल्स निकालना है, तो हाइड्रोजन का मास डिवाइड बाय हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 2, ये करना पड़ेगा, हो जाएगा। ये तो था टोटल मास, ये था टोटल मोल्स। तो मोल्स कैसे देखे, मोल मास अपॉन में मोलर मास प्लस मास अपॉन में मोलर मास, हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बनना चाहिए। 100
डिवाइड बाई, ये अब तुम्हारे पास हो जाएगा 6 11, तो 6 डिवाइड बाई 4 प्लस ये हो जाएगा 17, ऐसे ही हो जाएगा। तो एवरेज मोलर मास हो जाएगा तुम्हारे पास 100 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 4 15 60, 1.5 प्लस 7 17, 100 डिवाइड बाई 18.5। तो तुम्हारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एवरेज मोलर मास, और एवरेज मोलर मास डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो वेपर डेंसिटी भी आ जाएगी। बस आंसर आ जाएगा अब तुम्हारे पास। वेपर डेंसिटी हो जाएगा एवरेज मोलर मास डिवाइड बाय 2। ये आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, सोल्व करेंगे। 100 डिवाइड बाय 18.5 तुम्हारे पास एवरेज मोलर मास आ जाएगा। एवरेज मोलर मास अपन में 2 कर दिया तो तुम्हारे पास वेपर डेंसिटी आ जाएगी। आ जाओ दोबारा समझते हैं इसे। उसने सर मास परसेंटेज दिया हुआ था CO2 का और हमसे वेपर डेंसिटी पूछ रहा था मिक्सचर की। वो बड़ा चालाक बन रहा था, वेपर डेंसिटी पूछ रहा था। सर वेपर डेंसिटी हमें पता है, मोलर मास अपन में 2 होती है, मतलब इनडायरेक्टली वो तुमसे इस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास पूछ रहा था। मास परसेंटेज दिया हुआ है, हमने टोटल मास 100 मान लिया, टोटल मास हमने 100 मान लिया। 100 में 66 ग्राम तो CO2 हो गया। 66 डिवाइड बाई 44 किया तो उसके मोल्स आ गए। 100 माइनस 66 किया तो 34 ग्राम हाइड्रोजन आ गई। 34 डिवाइड बाई 2 कर दिया तो उसके मोल्स आ गए। एवरेज मोलर मास हमने देख लिया, टोटल मास अपन में टोटल मोल्स, और यहां से हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास एवरेज मोलर मास आ जाएगा। एवरेज मोलर मास अपन में 2 किया तो वेपर डेंसिटी भी आ जाएगी। आई होप कि आपको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। वेपर डेंसिटी बराबर एवरेज मोलर मास या मोलर मास ऑफ गैस 2 अपन में मोलर मास ऑफ गैस 1। एक पर हमने पढ़ा आज स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ 2 अपन में डेंसिटी ऑफ वाटर, जनरली हम वाटर लेके चलते हैं। हो जाएगा, ये सोल्व करेंगे। मैंने आपको एक क्वेश्चन जो घर के लिए दिया है वो ट्राई करना, वो बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय भारत।